नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में लागू लव जिहाद कानून को लेकर उठे सवाल जवाबों के बीच चिट्ठियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक तरफ पहले 104 पूर्व नौकरशाहों ने लव जिहाद कानून को लेकर विरोध दर्ज किया था। अब इसी मसले पर 224 बुद्धिजीवियों ने सरकार का समर्थन कर दिया है। इस मामले पर समर्थन का खत लिखने वालों में पूर्व IAS अफसर और बुद्धिजीवी शामिल हैं। यह खत पूर्व चीफ सेक्रेटरी योगेंद्र नारायण के नेतृत्व में लिखा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विरोध में आने वाला 104 पूर्व नौकरशाहों का खत राजनीति से प्रेरित था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि समर्थन करने वालों ने यह भी दावा किया है कि ब्रिटिश राज में भी इस तरह के कानून को लागू किया गया था। तो ऐसे में सवाल उठता है, किसके पहले जो 104 नौकरशाहों ने खत लिखा था वो किसकी राजनीति से प्रेरित थे, और आखिर इस मामले पर क्या राजनीतिक दल अपनी अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं? इन सवालों के साथ ही अगले आधे घंटे हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो ये खत लिखे गए थे उस पर लगातार क्या राजनीति हो रही है, क्या लव जिहाद के कानून को लेकर यहां पर राजनीति की जा रही थी, और जो खत 104 नौकरशाहों ने लिखे थे वो किसके इशारे पर लिखे गए थे, और सीएम के समर्थन में बुद्धिजीवी वर्ग अगर आया है तो इसके पीछे भी क्या राजनीति है, इसके पीछे क्या मंशा है नौकरशाहों की। 224 बुद्धिजीवियों का समर्थन पत्र मुख्यमंत्री के नाम आया है और अध्यादेश के समर्थन में 224 बुद्धिजीवी अब आ चुके हैं। 104 का विरोध बनाम 224 का समर्थन अब सामने आया है। तो यहां पर इस बहस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार लव जिहाद को लेकर चिट्ठियां लिखी जा रही थी वो किसके इशारे पर लिखी जा रही थी, और लव जिहाद कानून का आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है। कहीं जो सत्ता पक्ष का दावा है कि विपक्ष इस बात से डरा हुआ है कि हमने कानून बना दिया है और इससे योगी की जो TRP है वो और ज्यादा हाई हो जाएगी, कहीं इस चीज का डर तो नहीं है। लेकिन विपक्ष का भी यहां पर यह कहना है कि इसमें लगातार राजनीति हो रही है और लव जिहाद का कानून राजनीति से प्रेरित है। तो इसमें हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सपा हैं, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और विजय खैरा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा विजय खैरा। लव जिहाद का कानून बना, सभी ने उसका स्वागत किया, हाईकोर्ट ने भी एक तल्ख टिप्पणी की थी लव जिहाद को लेकर। क्या आपको लगता है कि इसमें जो 104 चिट्ठियां लिखी गई थी वो राजनीति से प्रेरित थी? सुनाई पड़ रहा है क्या मेरी आवाज? आवाज सुनाई पड़ रही क्या मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। 100% राजनीति से प्रेरित थी। ये कुछ लोगों का ग्रुप है, पुराने ब्यूरोक्रेट का, जो इस तरह की हरकतें पहली बार नहीं कर रहा है। ये कभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, कभी ये चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। ये इसी तरह पहली बार नहीं किया इन लोगों ने। अब ये लव जिहाद का कानून, इसकी आवश्यकता पड़ी, वक्त और समय के साथ नए कानून बनते रहते हैं, इसी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी ना, अभी कभी पिछली बार ये कह रहे थे लव जिहाद कोई शब्द ही नहीं है। जब घटना हुई, ऐसे हालात पैदा हुए, एक धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए, शादी के लिए उनको फंसाया जाता है, इतने प्रमाण आ गए, न सिर्फ नाम बदले गए, कभी कभी लोगों ने टीका लगा लिया, कभी कभी आधार कार्ड भी नया नकली बना लिया। इसी कॉलोनी में अकेले कानपुर में 5 केसेस हुए, फिर कुल 11 केसेस हुए, फिर एक के बाद एक मेरठ में हुए, मेरठ में मरे भी, फिर उनको दफनाया भी दिया गया है, आप बेटी को एक बार, ऐसा भी हुआ था मेरठ में। कई केसेस बने तो ये कानून बना। ये कानून सारे धर्मों पर लागू है, ये नहीं कि मुसलमानों पर है। तो ये वोटों की राजनीति के लिए लोग ये समझते हैं, कोई भी चाहे वो मुसलमानों के हित में भी हो, लेकिन अगर उनके हक में कुछ भी बोल जाए ये लोग भड़का के, तो इनको वोट मिल जाएंगे। और विशेष तौर से समाजवादी पार्टी का तो शुद्ध यही एक एजेंडा ही है, चाहे हिंदू मुस्लिम। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। कपिल जी, आपसे यहां पर सवाल यह है कि लगातार बीजेपी का यह कहना है कि हम तो बहुत ही अच्छे के लिए ये पूरा का पूरा कानून लेकर आए हैं, इसमें विपक्ष जानबूझकर राजनीति कर रहा है क्योंकि उनको डर है कि इससे योगी की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सीधी सी बात है कि कानून ये लेकर के आए हैं तो राजनीति विपक्ष कैसे करता है? विपक्ष तो प्रश्न उठाएगा और आपको उसका जवाब देना है। हाईकोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है इस अध्यादेश को लेकर के, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है, समता और समानता का अधिकार, उसको ये भंग करता है।
और दूसरी बात, अगर कोई आधार कार्ड बदल करके धर्म परिवर्तन अपना करके दिखा रहा है तो मैं तो सीधी बात पूछता हूँ, 419 भी 67 68 71 किसके लिए बना हुआ है? तो उस पर एक स्पेशल अलग से कानून क्यों? और जब आप ये कह रहे हैं कि ये कानून सब पर लागू होगा तो ये लफ्ज देहात का नाम क्यों दे रहे हैं आप? भाई या तो आप लफ्ज देहात कहना बंद कीजिए। आप एक पक्ष पर क्यों प्रहार करना चाहते हैं किस तरह का नाम दे करके? तो ये छद्म युद्ध जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं आलोक जी कहना चाहता हूँ, लीगल तरीके से जो सहजता से आप समझ जाएंगे, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मुकदमे की नवैयत बनाने के लिए क्रॉस केस लाया जाता है। जब 104 पूर्व आईएएस ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया तो इन्होंने केस की नवैयत को अपने बनाने के लिए 250 लोगों की फर्जी दस्तखत हो चाहे सही दस्तखत हो चाहे जैसे भी हो, ये तो योगी सरकार ले आई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी सरकार को 104 अफसर जो पूर्व अफसर थे उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन इसके उसमें अपने जवाब ना दे करके और दूसरे पूर्व आईएएसओ से जवाब दिलवाना जबरदस्ती, ये कौन सी राजनीति करना? कपिल जी, जब ये कानून बन रहा था मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसके मसौदे को विधि मंत्रालय को भेजा गया था और विधि मंत्रालय ने इसमें ये रिकमेंड किया था कि ये कानून के दायरे में आता है, ये इस तरह का कानून लाया जा सकता है कि अगर कोई अपना नाम बदलकर अपनी जाति को छिपाकर अपने धर्म को छिपाकर किसी महिला को बरगलाता है, उससे शादी करता है, तो इस पर कठोर कानून बनना चाहिए। आलोक जी, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, इसलिए आपकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ और कह भी रहा हूँ। पूरा मैं निर्वचन कर दूंगा। हमने ये कहा ही नहीं कि इस अध्यादेश में ये अध्यादेश इस पर लाया नहीं जा सकता है या अलग से कानून बनाया नहीं जा सकता जी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। विशेष कानून जब आप लाते हैं तो वो क्लासेस उसके हट जाते हैं और ये एक अलग से अपराध बन जाता है। लेकिन इसके अंदर जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया, मैं प्रश्न उस पर उठा रहा हूँ कि 2 बालिग लोग बिना शादी के रह सकते और उसमें कोई कानून की आपत्ति नहीं है। और अगर कोई दो धर्मों के लोग अगर शादी कर रहे हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से 2 महीने पहले आदेश लेना होगा। और उस अध्यादेश में ये नहीं लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितने दिनों में आदेश देगा, क्या क्या जांच करेगा, कितना समय लगाएगा, देगा कि नहीं देगा, और नहीं देगा तो वो क्या करेंगे। तो ये समता और समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके विरुद्ध दिया गया। खेरा साहब से पूछिए, जरा विधिक जवाब दे दे। हमारी हम अगर गलत हैं तो हमें बताओ विधिक रूप से, हम अपनी गलती मान लेंगे, हम अपनी नॉलेज बढ़ा लेंगे। पूछिए खेरा साहब से। ठीक है अंशु अवस्थी, लगातार जिस तरह से सरकार का यह कहना है कि इस अध्यादेश की, इस कानून की बहुत जरूरत थी, इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं, क्योंकि तमाम ऐसे केस तो देखिए सामने आए थे। कानपुर में बहुत ज्यादा ऐसे केस सामने आए कि नाम कुछ था, बताया कुछ, परिवार वालों के साथ रहा, उनके सामने रहा, उनके साथ रहा, लेकिन जब बाद में तथ्य सामने खुला तो युवती ने खुद बताया कि ये तो इसका धर्म ही नहीं है, ये तो दूसरे धर्म से। तो इस तरह के मामलों को रोकने के लिए अगर ये कानून लाया गया तो इसमें गलत क्या है? देखिए आलोक जी, कई तरीके के क्राइम होते हैं, मुझे लगता है ये भी एक क्राइम है। पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है, कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है। इसको लेकर कोई भी अगर कोई जबरदस्ती शादी करता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है या बिना सहमति के किसी के साथ वो जबरदस्ती शादी करता है, उन सब को लेकर पहले से भारत के संविधान में, भारत का संविधान इतना विशाल है, इतना सारी चीजें समाहित हैं, पहले से उसमें सारे प्रोविजन हैं, सारी आईपीसी हैं। सवाल सबका यही है कि जब पहले से कानून है तो उसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए। इस कानून को लाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद राजनीति है कि ओछी राजनीति कैसे भारतीय जनता पार्टी करे। उसका कारण है कि 2017 में जब चुनाव था तब इन्होंने नहीं कहा था कानून लाएंगे, तब इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तब इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार हटाएंगे, गुंडा राज हटाएंगे। आज आप देखिए भ्रष्टाचार की हालत क्या है। आज गाजियाबाद में 23 लोगों की जान चली गई योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के चलते, भाजपा के भ्रष्टाचार के चलते आज लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरीके इस कदर भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबी है भाजपा। और अध्यादेश में आई है ना, इसमें लफ्जियात वाले मामले पे आई है ना वापस। कानून लाते हैं।
सवाल ये है कि आज ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में आज खबर है, एक महिला ने शिकायत की मुस्लिम युवकों को लेकर। ये शिकायत आज का इंडियन एक्सप्रेस है, पेज नंबर 3 पे खबर है, विजय खेड़ा जी पढ़ लीजिएगा। मुस्लिम युवकों को लेकर शिकायत की और बाद में जब जांच हुई तो पता चला महिला ने गलत आरोप लगाए थे, उसके महिला के ऊपर गलत आरोप लगाने पर कार्रवाई हो रही। तो कानून का दुरुपयोग कितना होगा, सदुपयोग कितना होगा, और कानून को लेकर पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। आप शायद एक बात यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। लगातार जो थाने के अधिकारी थे, अंशु जी, लगातार जो पुलिस वाले थे, थाने के अधिकारी थे, जब उनके पास इस तरह के मामले जाते थे कि नाम व्यक्ति का कुछ था लेकिन उसने अपना नाम बताया कुछ और उसने शादी कर ली लड़की से, बाद में उसके ऊपर दबाव बनाने लगा कि तुम भी इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। पुलिस अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इनको किस धारा के अंतर्गत हम इनको जेल में डालें। उनका यह कहना था कि या तो हम 415 से जो 420 के बीच की आईपीसी में प्रोविजन है, सिर्फ हम उनके अंदर इनको अंदर कर सकते हैं, लेकिन वो तो बेलेबल है, उसमें जमानत हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ये धाराएं हैं ना 420 वाली, 415, 16, 17, 18, 19, 20, इनमें ज्यादातर जोर आर्थिक अपराधों पर दिया गया है। पुलिस वालों के सामने भी ये पशुपेश की स्थिति थी कि हम इसमें एक्शन किस कानून के तहत लें। देखिए आलोक जी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस कानून को लेकर भाजपा के अलग अलग राज्य की सरकारें कानून बना रहे हैं, अगर उनको लगता है कि इतना महत्वपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि भाजपा की ये दोहरी नीति है। आप देखिए कि भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिस्टर रेड्डी सदन के अंदर लोकसभा में कहते हैं कि ऐसे किसी कानून की जरूरत नहीं है, भारत में लव जिहाद जैसा कुछ नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, इनका केंद्रीय नेतृत्व कुछ कहता है। मैं तो ये कहता हूं, अगर इतनी जरूरत थी तो विपक्ष के साथ, विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा करके, आपसी सहमति बना के, अगर आपको लगता है कि पूरे देश नेशन वाइड इसकी जरूरत है, तो आप लोकसभा में कानून लाने का काम करते। अलग अलग राज्य की सरकारें जब कानून बना रही हैं, तो उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित है, और जो राज्य के मुद्दे हैं, राज्य की जो समस्याएं हैं, क्योंकि 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट का दावा किया था बीजेपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, और कोरोना के समय में जो तय रेट था उससे 400 गुना 500 गुना दाम पर ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदे गए। पूरी आकंठ में डूबी है भारतीय जनता पार्टी। जवाब लेते हैं गुजरात के ठग और एक राजस्थान से आया हुआ ठग उत्तर प्रदेश के लोगों के धन को लूट रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहा है। इन विषयों से ध्यान किस ठग की बात कर रहे हैं आप? तरीके के किस ठग की बात कर रहे हैं? इसीलिए सवाल उठता है। जी अंशु जी, किसकी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, गुजरात के 2 ठग पूरे देश को इस समय ठग रहे हैं, सार्वजनिक कंपनियों को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। अब देखिए, किसानों की जमीन बेचने की तैयारी नहीं, तो अगर वो ठग हैं, अगर वो देश को लूट रहे हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, तो आपकी भी तो फिर नैतिक जिम्मेदारी है ना, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उनको ठग साबित कर दीजिए। जिम्मेदारी है। जून में जब किसानों के खिलाफ कानून लाया गया, कांग्रेस पार्टी ने पूरी जोर शोर से इसका विरोध किया। आप याद करिए, कांग्रेस के सांसदों को निलंबित किया गया कार्रवाई से, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम किसानों के साथ लगातार खड़े हैं। और यहाँ तक कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केरल के सांसद और राजगोपाल ने भी इस बिल का विरोध किया है। तो भाजपा लगातार अडानी और अंबानी को देश के किसानों की जमीन बेच रही। इन गुजराती ठगों ने देश की आज उसी कंपनी ने, रिलायंस ने कोर्ट का रुख किया है और उसने साफ साफ कहा है कोर्ट के सामने, अंशु जी, कोर्ट के सामने रिलायंस ने आज कहा है कि नहीं, अब उसी रिलायंस कंपनी ने, देखिए सुनिए अंशु जी सुनिए अंशु जी, उसी रिलायंस कंपनी ने अब कोर्ट के सामने कहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस बिजनेस में आने वाले भविष्य में हम उतरने वाले हैं, ना ही हमसे संबंधित कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई संबंध रखती है। अब तो वो कोर्ट के पास पहुंच गई। आलोक भाई, जून में बिल आया था किसानों को लेकर, ठीक है, ये काले कानून जून में आए, ठीक है। मई में पानीपत में अडानी को 100 एकड़ जमीन 100 एकड़ जमीन दे दी, इनके वेयर हाउस बन गए। कृषि बिल पर हम ये जो फिर कल एक बार चर्चा करेंगे। एक बार विजय जी आपके पास आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों की लव जिहाद पर आते हैं वापस, ठीक है, हम ये होने समय कम है हमारे पास, ठीक है। विजय जी, जिस तरह से विपक्ष का ये कहना है कि अगर इस कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर ये कानून अत्यावश्यक था, अगर इसके बिना काम नहीं चल सकता था, तो आपने विपक्ष के नेताओं को साथ बिठाकर विमर्श क्यों नहीं किया?
आप आखिर चीजों को थोपते क्यों हैं जनता के ऊपर, इनका ये कहना है। विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष हो तब है ना। अभी हमसे चोरी की बात कर रहे थे, भ्रष्ट की बात कर रहे थे। अरे टोटी चोर के रिप्रेजेंटेटिव है क्या ये? मैं अभी समझ नहीं पाया था। अंशु जी क्या टोटी चोर वालों के हैं रिप्रेजेंटेटिव या फिर मुझे नहीं समझ में आया। जब ये कह रहा बार-बार का प्रयोग कर रहे हैं, अगर मैं करने लगूं तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। कपीश जी आएंगे आपको, आएंगे एक मिनट। प्रचार करने वाले आपके जो सांसद हैं अपने ही विधायक को जूता मारते हैं और कहते हैं कि ये चमड़ी का सौदागर है। तो आप भारतीय जनता पार्टी बात तो बोलने दीजिए कपीश जी, एक मिनट कपीश जी, आपको सारी कपीश जी, दिखाई देती है। कपीश जी इस तरह में फिर डिरेल हो जाएंगे, बहुत कम टाइम है हमारे पास। कपीश जी एक मिनट, पूरा टाइम ही आपने कपीश जी सुनिए कपीश जी एक मिनट कपीश जी जवाब तो एक बार सुन लीजिए। कपीश जी सफेद बाल लेकर के नहीं, ठीक है आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन एक बार उनको बोल तो लेने दीजिए। आपको क्षमा मांगनी चाहिए कपीश जी देखिए एक मिनट कपीश जी आवाज आ रही है आप तक? तो वो समझ रहे हैं कि बड़ा भारी बोलने वाले हैं। कपीश जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? कपीश जी एक मिनट रुकिए कपीश जी। विजय जी बोलिए आप। ये कह रहा हूँ मैं, इस समय लगातार लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, एक के बाद एक केस लगातार हो रहे हो, इतना संयम बरता है योगी जी ने, हमें उनकी प्रशंसा करना चाहिए। 5 केसेस कानपुर में हो गए, उसके बाद 4 केसेस और कानपुर में हो गए, उसके बाद 2 केसेस मेरठ में हो गए। लगातार केसेस हो रहे हैं और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लोग अपनी आइडेंटिटी बदल के उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर उनको मार डाल रहे हैं अंदर धर्म परिवर्तन के लिए, और सरकार चुप बैठी रहे। हमें इनसे सलाह लेने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। ऑर्डिनेंस की जरूरत इमरजेंसी में होती है। एकदम अब सुनो पहले, सुनो 2 मिनट, सुनो पहले 2 मिनट सुनो। अभी आएंगे ना विधानसभा में आएंगे तो बोल लेना जितना बोलना है। कर रहा है कि विधानसभा में बोल लेना। अभी आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये कानून आएगा आपके सामने। कपीश जी इनके पास जब बोलने को अनुमति नहीं होता है तो यही काम करते हैं। ठीक है विजय जी एक मिनट एक सेकंड कपीश जी विजय जी लगातार आंकड़े गिना रहे हैं। उनका यह है दावा कि इस तरह के केस तो हो रहे हैं ना, लेकिन जरूरत तो थी फिर कानून की। केंद्रीय मंत्री विजय जी एक मिनट विजय जी एक मिनट सुन लीजिए विजय जी आएंगे आपके पास, 1 मिनट रुकिए। सारी नाबालिग लड़कियां थी 13 को। विजय जी 1 सेकंड रुकिए विजय जी जवाब भी ले लीजिए, 1 मिनट रुकिए विजय जी। कपीश जी आप बोलिए। जवाब तो मुझे देना है। कपीश जी आप बोलिए। सीधी सी खेरा साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि खेरा साहब आप तथ्यात्मक बातें करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जिस देश से लेकर के आए हैं उससे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, समता और समानता के अधिकार का हनन होता है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि बेबालिग लोग बिना शादी के रह सकते हैं और अपराध नहीं है, वो कोई भी गैर कानूनी ढंग से नहीं रह रहे हैं और कोई गैर कानूनी नहीं है, तो जो लोग आपको अपनी शादी का परमिशन क्यों लेने जाएंगे और आप कितने दिन में देंगे? और आप अगर नहीं दिए तो क्या करेंगे? अंबानी ये सब करो। विजय जी 1 सेकंड विजय जी 1 सेकंड रुकिए। कपीश जी एक सवाल का यहाँ पर आप ये जो है जवाब दीजिए कि जब कानून नहीं था तब उस समय पुलिस वाले लगातार ये बोल रहे थे कि थाने में जो भी फरियादी जाता था, पुलिस वालों का ये कहना था कि हम अगर अभियोग पंजीकृत करें तो किस धारा के तहत करें, किस मुकदमे के तहत करें, कौन सी ऐसी धारा है जिसमें हम इसको ये बोलें कि आपका मामला इस धारा पर फिट बैठता है। तो अगर सरकार कोई कानून लेकर आई तो उसका स्वागत आप लोग क्यों नहीं कर रहे? मैं स्वागत कर देता अगर उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार न जा रहा होता, मैं स्वागत कर देता अगर समता और समानता का अधिकार नहीं जा रहा होता। मैं प्रोसीजरल बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप एक चीज बताइए, समता समानता की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। नहीं कपीश जी समता समानता की बात तो है, चलिए ठीक है, लेकिन अगर किसी को अंधेरे में रखकर अगर किसी लड़की का जीवन बर्बाद हो तो यहाँ पर समता समानता ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जीवन की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? कपीश जी आप एक देखिए कपीश जी 1 सेकंड संविधान की जानकारी आपको अच्छे से, क्योंकि आपकी बातों से वो चीज झलकती है।
सबसे जो ऊपर हमारा मौलिक अधिकार है वो दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता है, ये आप भी जानते हैं, अनुच्छेद 21, उसके नीचे सारे अधिकार आते हैं। जब भी राष्ट्रीय आपात लागू होता है सिर्फ इकलौता ऐसा आर्टिकल है जो कि सस्पेंड नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो किसी लड़की की जो उसका जीवन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, उसके प्राण सबसे ज्यादा जरूरी है ना, उसका जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये समता समानता तो सब उसके बाद आते हैं। प्राण की सुरक्षा नहीं होती है। जब आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके अंदर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की क्षमता भी होती है। आप किसी का वैवाहिक अधिकार नहीं छीन सकते, ये उसके प्राण और दैहिक। तो वो कहां छीना गया है? तो वो कहां छीना गया इससे? मैं आपको कह रहा हूँ उसका विश्लेषण कीजिए, पर पूरी की पूरी जानकारी के साथ कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ उनसे पूछ लीजिए कि तथ्य है कि नहीं है। क्षमता और समानता का बात तो लिंग के विभेद में आता है या किसी नौकरी के डिस्क्रिपेंसी में आता है। लेकिन मैं तो इस चीज को कह रहा हूँ कि भैया आप ये बताइए, हिंदुओं के अंदर जाति छुपा के शादी हो जाए तो क्या वो अपराध नहीं है? बिल्कुल है, अपराध है। करके शादी हो जाए, आदमी आईएएस बता दे और वो लड़का आईएएस का चपरासी जितने देर आईएएस अपने सीट पे ना बैठा वो बैठ करके लड़की वालों को दिखा दे तो वो कहा जाएगा? उस पे कानून कब आएगा? उस पे ये कानून क्यों नहीं लागू होगा? ये पूछ रहा हूं मैं, पूछिए इनसे। विजय जी, इन्होंने एक सवाल ये पूछा कि मान लीजिए अगर कोई हिंदू किसी को धोखे में रखकर इस तरह का काम करता है, उसके लिए भी प्रावधान इसमें है क्या? जानकारी क्या रखते हैं? बिल्कुल जानकारी नहीं है इनको, बिल्कुल है, 100% है, 100% है। आप जानकारी क्या रखते हो? प्रत्यक्ष नहीं है। फिर आप बहस में तो आप आ गए, आप प्रणाली में जैसी बात पता आपको। दैट इज एप्लीकेबल, वो दोनों ही नहीं, सारे धर्मों पे लागू है वो कानून। और क्या हिंदू भी करेगा, धोखा देगा मुसलमान लड़की को तो उस पर भी एक सजा होगी। हिंदू भी अगर साजी करनी है तो यही सारा कानून लागू हो जाएगा। लेकिन आपको तकलीफ इसलिए है, सुनो भाई, एक मिनट, आप सुनते क्यों नहीं हो? सुन तो लीजिए कपीश जी, सुन लीजिए कपीश जी, सुन भी लीजिए। जबरदस्ती बोले चले जाते हैं फालतू बंद में। मुझे आप बता, आपकी बहस हुई, लफ्ज याद पे अभी बोलने लगे। कपीश जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। नहीं है बोलने को, चुप बैठो ना थोड़ी देर, जब सुनी बोलने के लिए मसाला तो आपका नहीं है। जानकारी आपको कानून की बिल्कुल जानकारी नहीं है इनको, चले आए बहस में बैठने के लिए फालतू फंड में। लफ्ज याद करना, इन्हें कानून पता, न नियम मालूम, न इन्हें ऑर्डिनेंस के बारे में जानकारी है। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। अंशु जी आप कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट अंशु जी बोलिए। कभी यहाँ ले जा रहे हैं, कभी वहाँ ले जा रहे हैं। देखिए, मैंने फिर से कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से। अच्छा, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। सबसे ज्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार। अंशु जी क्या बात करेंगे महिलाओं के? अंशु जी, इसी रिपोर्ट ने एक बार ये भी बताया है, इसी रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि सजा देने के मामले में यूपी अव्वल है इस समय। ये क्या बात करेंगे बलात्कार पे और महिलाओं के सम्मान पर? शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेता। अंशु जी, सजा देने के मामले में उत्तर प्रदेश इस समय अव्वल बना हुआ है, ये भी तो जानकारी दीजिए। उत्तर प्रदेश में मंत्री पूरी तरीके से विफल साबित हुए। भाजपा की सरकार की विदाई का समय आ चुका है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ रही है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को ठीक है, एक जो अंतिम कमेंट लेते हैं कपीश जी, कुछ आप बोलना चाह रहे, बोलिए। जनता की आवाज उठाते रहेंगे। अंशु भाई मुझे कहने दीजिए। अंशु जी एक मिनट। अंशु जी बहुत जरूरी बातें रह गए। बोलिए बोलिए। मैं आलोक जी, क्योंकि आप खुद भी कानून को समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आप कानून को नहीं समझ रहे होते तो आप इस बात को नहीं कहते कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नहीं किया जाता, सही बात। ठीक आपने बात कही। और वही ये धर्म की स्थिति में क्यों डाल गए? धर्मांतरण पे रोक अधिनियम है ये, जिस पर कि अगर दो धर्म के लोग अगर कोई चीज छिपा के शादी कर रहे हैं तो उस पर यह कानून लागू होगा जो अध्यादेश लेके आए। मैं तो हिंदू की हिंदू में पूछ रहा था, जानबूझ करके खैरा साहब नहीं बता रहे कि अगर कोई पद का धोखा दे करके, कोई जाति का धोखा दे करके शादी कर ले तो वो अपनी न्याय मांगने के लिए किस जगह पे जाएगा? ठीक, उसको इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया है? उसको कहे आईपीसी में छोड़ दिया गया है, या आईपीसी में व्यवस्था नहीं थी तो उसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया कि उसको न्याय नहीं मिले? ठीक, ये पूछिए इनसे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही इसमें तार्किक संवाद किया और आपने ये जानकारी दी कि कानून आया है, कानून का ठीक से पालन होना चाहिए और जो भी इसमें विवाद हैं
जो भी शंकाएं हैं, जो भी समाधान, इसमें पक्ष और विपक्ष को आपस में बैठकर इसको सुलझाने की जरूरत है। और अगर विपक्ष का यह कहना है कि हमसे भी हमारी राय लीजिए, यही स्वस्थ लोकतंत्र है। सरकार को भी इसमें विपक्ष की राय जरूर लेनी चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।